कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ हिस्से इतने गर्म और कुछ इतने ज्यादा ठंडे क्यों हैं? या कुछ जगहों पर हमेशा बारिश होती है और कहीं दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान है? चलिए, आज वायुमंडलीय परिसंचरण के उन मॉडलों को समझते हैं जो हमारी पृथ्वी की जलवायु को तय करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि बड़े बड़े रेगिस्तान और घने जंगल पृथ्वी पर एक खास पैटर्न या कहिए कि बैंड में ही पाए जाते हैं? इसका जवाब उन अदृश्य ताकतों में छिपा है जो हमारी दुनिया को चलाती हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे टुकड़ों में देखेंगे। पहले हम अपने ग्रह के हीट इंजन को समझेंगे, फिर हम एक सेल और 3 सेल मॉडल की बात करेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि ये सब जानना हमारे लिए क्यों इतना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी शक्ति की जो हमारे पूरे मौसम के सिस्टम को चलाती है, और वो शक्ति है हमारा सूरज। तो ये वायुमंडलीय परिसंचरण है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो हमारा वायुमंडल एक बहुत बड़े कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करता है। इसका काम है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर की गर्मी को ठंडे ध्रुवों यानी पोल्स की तरफ ले जाना। और इस सब के पीछे एक बहुत ही सरल सिद्धांत है। सूरज की गर्मी पूरी पृथ्वी पर एक जैसी नहीं पड़ती। इक्वेटर पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और पोल्स पर बहुत कम। तापमान का यही अंतर हमारी पृथ्वी को एक विशाल प्राकृतिक हीट इंजन बना देता है, जो लगातार संतुलन बनाने की कोशिश करता है। तो चलिए एक पल के लिए कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी घूमती नहीं, एकदम स्थिर है। तो ऐसी स्थिति में ये हीट इंजन कैसे काम करेगा? बहुत सिंपल है। गर्म हवा इक्वेटर पर ऊपर उठेगी, ऊपर ऊपर पोल्स की तरफ जाएगी, वहां ठंडी होकर नीचे बैठेगी और फिर सतह से वापस इक्वेटर की तरफ लौट आएगी। इससे हर गोलार्ध में हवा का एक बहुत बड़ा लूप बन जाएगा। इसे ही हेडली सेल कहते हैं। ये एक बहुत ही सीधी सादी लॉजिकल तस्वीर है ना? लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। असल में हमारी पृथ्वी स्थिर नहीं है, वो घूमती है। और बस यही एक बात हमारे सीधे साधे मॉडल को पूरी तरह से बदल देती है। और वो ट्विस्ट है कोरियोलिस प्रभाव। अब ये क्या चीज है? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के घूमने की वजह से कोई भी चलती हुई चीज जैसे कि हवा सीधी लाइन में नहीं चल पाती, वो अपने रास्ते से मुड़ जाती है। और ये घुमाव उत्तरी गोलार्ध में हवा को दाहिनी तरफ मोड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। इसी वजह से हवा सीधे इक्वेटर से पोल्स तक एक ही बार में नहीं पहुंच पाती। तो इस कोरियोलिस प्रभाव की वजह से होता क्या है? होता ये है कि वो जो एक बड़ा सा सेल हमने सोचा था, वो टूट जाता है। हर गोलार्ध में वो एक बड़ा सेल 3 छोटे छोटे से सेलों में बट जाता है। तो असल तस्वीर ये है, हर गोलार्ध में 3 सेल होते हैं, हैडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। और ये तीनों मिलकर हवा के सर्कुलेशन का वो जटिल पैटर्न बनाते हैं जो हम असल में देखते हैं। अच्छा, तो ये सारी थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इसका हमारी असल जिंदगी से क्या लेना देना है? ये मॉडल आखिर इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब यही समझते हैं। देखिए, ये मॉडल सिर्फ किताबों की बात नहीं है। यही मॉडल तय करता है कि दुनिया के बड़े बड़े रेगिस्तान 30 डिग्री अक्षांश के आसपास ही क्यों मिलते हैं, या फिर भूमध्य रेखा के पास इतने घने वर्षावन क्यों हैं। हमारी ट्रेड विंड्स हों या जेट स्ट्रीम, सब कुछ इसी ग्लोबल सिस्टम का नतीजा है। बिल्कुल, इन सेल्स को समझे बिना हम ये जान ही नहीं सकते कि क्यों दुनिया के कुछ हिस्से इतने तर हैं और कुछ इतने सूखे, कुछ गर्म तो कुछ ठंडे। ये मॉडल हमें उन सवालों का जवाब देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये एक डायनामिक सिस्टम है। और आज जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे हमारे ध्रुव भूमध्य रेखा से ज्यादा तेजी से गर्म हो रहे हैं, इन सेल्स पर क्या असर पड़ेगा? ये भविष्य में कैसे बदल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे ग्रह के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है।